दोस्तों, आज मीठी मुलाकात कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर चंद्रभानु आर्या जी, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इन्होंने खूब सारी किताबें लिखी हैं। इसके अलावा ये एक पत्रिका का संपादन भी करते हैं। और अब देखते हैं, मैं इनसे कुछ बात करूंगी, कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चंद्रभानु जी, धन्यवाद कि आप मेरे स्टूडियो में आए। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कोरोना काल, एक तो पहला प्रश्न मेरा यही है, कोरोना काल आपने कैसे बिताया? इस कोरोना काल में मैंने 6 किताबें लिख ली हैं, लेकिन वो अभी पांडुलिपि के रूप में है। अब मेरी पहली किताब परसों गई है प्रेस में छपने के लिए, और इस सितंबर में वो मार्केट में आ जाएगी। मेरी एक पुस्तक छपी थी, ह्यूस्टन लिखी लघु कथाएं। उसका सिराइकी भाषा में अनुवाद मैंने स्वयं ही किया है, और वो इसी सितंबर में आ जाएगा। मैं सवेरे से लेकर शाम तक 7-8 घंटे केवल पढ़ने लिखने का और सोचने का काम करता हूं, क्योंकि कोरोना काल में घर से बाहर निकलना संभव नहीं था। उसका फायदा ये हुआ कि 6 पांडुलिपियां तैयार हो चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि आपने न्यामती पत्रिका कब शुरू की, उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था, आप कहां तक सफल हुए, अभी आपकी क्या योजनाएं हैं, साहित्य को लेकर आप कितने उत्साहित हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए। मैं जब 1962 में बीए कर रहा था तो मुझे डायरी लिखने का शौक शुरू हुआ। शुरू के 2-3 साल तो कभी कभार लिखता था, कभी नहीं लिखता था, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई और ये स्थिति आ गई एमए फाइनल में आते आते कि मैं बिना डायरी लिखे रात को सो नहीं सकता था। आज की स्थिति में मेरी डायरी की 56वीं जल्द चल रही है और 10,000 से ज्यादा पृष्ठ हो चुके हैं। मैं जब बीए में था तभी मुझे नए तरीके से सोचने की आदत पड़ गई, और मैं अखबार पढ़ते हुए ये सोचता था, इस समाचार में यदि मैं होता तो क्या करता। वहीं से लिखने की भी आदत पड़ गई। जो मैं बोलता था वही लिखता था, जो मैं सोचता था वही लिखता था, और धीरे धीरे पता नहीं लगा कि मैं साहित्यकार हो गया। न्यामती पत्रिका मैं 31 अक्टूबर 2001 को रिटायर हुआ गवर्नमेंट सर्विस से, और 1 नवंबर 2001 से मेरी ये पत्रिका शुरू हो गई। न्यामती मेरी माँ का नाम है, और अपनी माँ के बारे में जब मुझे पता लगा बड़ों से कि वो तो साक्षात देवी थी, बस उनके बारे में जानना शुरू किया मैंने, और इस तरह से मैंने अपने परिवार का 12 पीढ़ी पूर्व तक का इतिहास खंगाल लिया, और एक पुस्तक तैयार हो गई 1987 में, हमारा प्यारा परिवार। उसके बाद फिर मैं निबंध लिखने लगा, छोटी छोटी कहानी लिखने लगा, और आज स्थिति ये है कि 12 मेरी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 6 पांडुलिपियां तैयार हैं, और आगे क्रम चलता रहेगा। न्यामती के बारे में बताइए कुछ। न्यामती पत्रिका शिक्षा संस्कार के बारे में है, क्योंकि मैं 1965 से 2001 तक अलग अलग कॉलेजों में लेक्चरर ही रहा। मेरा संबंध विद्यार्थियों से ही था, और विद्यार्थियों से संबंध होने कारण मैं उन्हें संस्कार देने की कोशिश करता था। साथ ही आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयं संघ,
ये दो ऐसे संस्थाएं हैं जिन्होंने मुझे संस्कारित करने की बहुत बहुत कृपा की। इन तीनों मतलब राष्ट्र के प्रति शिक्षा का संबंध, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आर्य समाज, इन तीनों संस्कारों से जुड़कर मैंने पत्रिका प्रारंभ की। इसमें आज भी लगभग 44 स्तंभ होते हैं और 44 स्तंभों में साहित्य तो मात्र 10 या 11 स्तंभों में है, बाकी सब के सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगी आपसे कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया थोड़ा पीछे हो गया, आपके क्या विचार हैं कि जैसे अब इंटरनेट आ गया, यूट्यूब आ गया, ये सब, क्या आपको लगता है कि प्रिंट मीडिया थोड़ा पीछे हो गया या साथ साथ चल रहे हैं ये दोनों? स्थायित्व तो केवल प्रिंट मीडिया को ही मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी प्रयास कर ले, उनकी बात आज हम सुन रहे हैं, कल को भूल भी सकती है। प्रिंट मीडिया के रूप में जो हमारी पुस्तकें हैं, जो हमारी पत्रिकाएं हैं, जो हमारे लेखन है, वो स्थायी रूप में रखा जाता है। हाँ, वही प्रिंट मीडिया जब ई बुक के रूप में आता है, डिजिटल रूप में आता है, तो वो थोड़ा स्थायित्व ले लेता है। लेकिन हर व्यक्ति ई बुक्स को ले नहीं पाता, डाउनलोड नहीं कर पाता, और वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर वो प्रिंट मीडिया पर ही हम आ जाते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे जो नई पीढ़ी है, इनको साहित्य से जोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि आप क्या करना चाहेंगे या क्या कर रहे हैं? नई पीढ़ी कैसे जुड़े साहित्य से? नई पीढ़ी के संबंध में हमारी पुरानी पीढ़ी है, दो समस्याएं हैं। पहली ये कि आज लगभग शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया है। मेरे अपने पोते पोतियां इसलिए मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ पाते कि उन्हें हिंदी का अभ्यास नहीं है। एक पोती तो ऐसी है, वो 2 साल की थी अभी जब अमेरिका चली गई, उसे हिंदी जो देवनागरी लिपि है उसमें लिखा और काला अक्षर भैंस बराबर एक स्थिति है। बोल लेती है वो हिंदी, क्यों घर में नियम बना हुआ है कि पढ़ाई के सिवाय बाकी सब कुछ हम अपनी हिंदी में करेंगे, लेकिन लिख नहीं पाती, वो पढ़ नहीं पाती। उसे जब मैं अपनी बात समझाना चाहता हूं तो मुझे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसको बताना पड़ता है, या उसकी मम्मी उसके पापा पढ़ के उसको सुनाते हैं। दूसरी बात, कुछ ऐसे संस्कार नई पीढ़ी को मिल रहे हैं कि जो कुछ ज्ञान है सब इंग्लिश में है, हिंदी में कहाँ रखा है। इसलिए भी जो हमारी आज की पीढ़ी है उसे अंग्रेजी में कुछ दे दो तो शायद पढ़ भी लें, हिंदी में दो तो कहते छोड़ फिर कर लेंगे। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। तो ये समस्या है। उसका परिणाम एक ये हुआ कि हम छोटे छोटे निबंध और लघु कथाएं इस पर आ गए हैं। कविताएं भी छोटी, इतना समय तो वो निकाल लेते हैं। जैसे अभी मेरी अद्यतन लेटेस्ट जो पुस्तक है वो है 108 गुण 324 लघु कथाएं। एक लघु कथा मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट में पूरी हो जाती है। तो मुझे बहुत लोगों से समाचार मिला कि 2-4 मिनट रोज निकाल लेते हैं। सही है। तो आपकी ये लघु कथाएं तो हमने सारी पढ़ ली। तो आपको मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया हम लोग आज छोटी छोटी चीजें पढ़ने में ज्यादा युवा पीढ़ी दिलचस्पी दिखा रही है। हाँ। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो उपन्यास हैं या कहानियां हैं वो कहीं हाशिए पर तो नहीं जा रही है? ऐसा तो नहीं है? यदि आपके उपन्यास में इतनी कशिश है कि शुरू के 2-3 पृष्ठ पढ़ते ही आदमी ये सोचे कि इसको तो मैं बिना पढ़े छोड़ ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले मेरे पास सन्नो श्रीवास्तव की कहानी संग्रह आया था, माँ की डायरी।
उसकी केवल 2 कहानियां मैंने उस रात को पढ़ने की कोशिश की, मेरी आंखें नम हो गईं। अगले दिन मैंने सारे प्रोग्राम छोड़ दिए और उस पुस्तक को पढ़ने बैठ गया। रात तक वो पुस्तक पूरी हो गई। 2 दिन में उसी माहौल में रहा। जब इसके बाद दोबारा पढ़ी और फिर समीक्षा की, तब जाके मुझे लगा कि मैंने कुछ पढ़ा है। एक चीज मैं और आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी कि आपको क्या लगता है जो साहित्य है क्या संस्कारित करने में सक्षम है या नहीं? आज के जो साहित्य 2 शब्द हैं, एक यथार्थ और एक आदर्श। कठोर यथार्थ हम नहीं जीना चाहते और वायवी आदर्श उस तक हम पहुंच नहीं पाते। यदि हम यथार्थ का वर्णन करते हुए उस आदर्श की बात करें जो हमारी पहुंच में है, संभव है, हम बिना उपदेश दिए पात्रों के माध्यम से अपनी बात कह लें और पाठक को ये लगे कि कोई मैं भाषण नहीं सुन रहा, कोई मैं उपदेश नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी मुझे मेरे मन में असर पड़ रहा है, तो ऐसा साहित्य शाश्वत साहित्य होता है, अमर साहित्य होता है। वो चाहे प्रेमचंद युग का हो, चाहे आदि के युग का हो, बार बार पढ़ा जाएगा। बहुत अच्छा कहा चंद्र भानु जी आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्टूडियो में आए, अपनी बात कही हमारे दर्शकों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 90 कहानियां हैं, प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय। मैं ये इन्हें भेंट करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते। और ये 2 मेरे उपन्यास अभी आए हैं इसी वर्ष, ईश्वर उवाच और बोरला कुंदन का, ये भी मैं इनको भेंट करना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगा 2-3 अंकों में इन पुस्तकों की समीक्षा लिख सकूं। धन्यवाद।